क्या परिवार की मर्जी ने बर्बाद कर दी बेटी वीना की जिंदगी। मुंबई स्थित जसलोक अस्पताल के आईसीयू में वीना बिस्तर पर निस्पंद पड़ी थी। उसे इस हालत में देखकर उसकी मां अहल्या का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसके कंठ में रुलाई उमड़ रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन ऐसे दुखदाई दृश्य का सामना करना पड़ेगा। वह वीना के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। मेरी बेटी, वह बुदबुदाई, तू एक बार आंखें खोल दे, तू होश में आ जा तो मैं तुझे बता सकूं कि मैं तुझे कितना चाहती हूँ। तू मेरे दिल के कितने करीब है। तू मुझे छोड़कर न जा मेरी लाडो, तेरे बिना मेरा संसार सूना हो जाएगा। बेटी को खो देने की आशंका से वह परेशान थी। वह व्यग्रता से डॉक्टर और नर्सों का आना जाना ताक रही थी। उनसे वीना की हालत के बारे में जानना चाह रही थी, पर हर कोई उसे किसी तरह का संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ था। जैसे ही उसे वीना के बारे में सूचना मिली, वह पागलों की तरह बदहवास अस्पताल दौड़ी थी। वीना को बेसुध देखकर वह चीख पड़ी थी। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? उसके होठों पर हजारों सवाल आए थे। मैं आपको सारी बात बाद में विस्तार से बताऊंगा, उसके दामाद भास्कर ने कहा था। आपको तो पता ही है कि वीना ड्रग्स की आदी थी। लगता है कि इस बार उसने ओवरडोज ले ली और बेहोश हो गई। कामवाली बाई की नजर उस पर पड़ी तो उसने दफ्तर में फोन किया। मैं दौड़ा आया, उसे अस्पताल लाया और आपको खबर कर दी। हाय हाय, वीना ठीक तो हो जाएगी ना? अहल्या ने चिंतित होकर सवाल किया। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, भास्कर ने उम्मीद जताई। भास्कर से कोई आश्वासन न पाकर अहल्या ने चुप्पी साध ली, और वह कर भी क्या सकती थी। उसने अपने को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था। वह जानती थी कि वीना ड्रग्स लेती थी। ड्रग्स की यह आदत उसे अमेरिका में ही पड़ चुकी थी। मानसिक तनाव के चलते वो कभी भी गोलियां फांक लेती थी। उसने ओवरडोज गलती से ली या आत्महत्या करने का प्रयत्न किया था? उसका मन एक बारगी अतीत में जा पहुंचा। उसे वह दिन याद आया जब वीना पैदा हुई थी। लड़की के जन्म से घर में किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई थी। कोई उत्साहित नहीं हुआ था। अहल्या व उसका पति सुधाकर ऐसे परिवेश में पले बढ़े थे जहां लड़कों को प्रश्रय दिया जाता था। लड़कियों की कोई अहमियत नहीं थी। लड़कों के जन्म पर थालियां बजाई जाती, लड्डू बांटे जाते, खुशियां मनाई जाती थीं। बेटी हुई तो सबके मुंह लटक जाते। बेटी सिर का बोझ थी। वह घाटे का सौदा थी। एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे पाल पोस कर, बड़ा कर दूसरे को सौंप देना होता था। उसके लिए वर खोजकर, दान दहेज देकर उसकी शादी करने की प्रक्रिया में उसके माँ बाप हलकान हो जाते और अक्सर आकंठ कर्ज में डूब जाते थे। अहल्या और सुधाकर भी अपनी संकीर्ण मानसिकता व पिछड़ी विचारधारा को लेकर जी रहे थे। वे समाज के घिसे पिटे नियमों का हूबहू पालन कर रहे थे। वे हद दर्जे के पुरातन पंथी थे, लकीर के फकीर। देश में बदलाव की बयार आई थी। औरतें अपने हकों के लिए संघर्ष कर रही थीं, स्त्री सशक्तिकरण की मांग कर रही थीं। पर अहल्या और उसके पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अहल्या को याद आया कि बच्ची को देखकर उसकी सास ने कहा था, बच्ची जरा दुबली पतली और मरियल सी है, रंग भी थोड़ा सांवला है, पर कोई बात नहीं। 2-2 बेटों के जन्म के बाद इस परिवार में एक बेटी की कमी थी, सो वह भी पूरी हो गई। जब भी अहल्या को उसकी सास अपनी बेटी को ममता के वशीभूत होकर गोद में लेते या उसे प्यार करते देखती तो उसे टोके बिना न रहती। अरे, लड़कियां पराया धन होती हैं, दूसरे के घर की शोभा, इनसे ज्यादा मोह मत बढ़ा। तेरी असली पूंजी तो तेरे बेटे हैं, वही तेरी नया पार लगाएंगे। तेरे वंश की बेल वही आगे बढ़ाएंगे। तेरे बुढ़ापे का सहारा वही तो बनेंगे। सासू माँ जब तब हिदायत देती रहती, अरे बहू, बेटी को ज्यादा सिर पे मत चढ़ाओ, इसकी आदतें न बिगाड़ो। एक दिन इसे पराए घर जाना है, पता नहीं कैसी ससुराल मिलेगी, कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, कैसे निभेगी। बेटियों को विनम्र रहना चाहिए, दब कर रहना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए, इन्हें अपनी हद में रहना चाहिए। देखते ही देखते वीना बड़ी हो गई। एक दिन अहल्या के पति सुधाकर ने आकर कहा, वीना के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है।
अरे, अहल्या अचकचाई, अभी तो वो केवल 18 साल की है। तो क्या हुआ, शादी की उम्र तो हो गई है उसकी, जितनी जल्दी अपने सिर से बोझ उतरे उतना ही अच्छा है। लड़के ने खुद आगे बढ़कर उसका हाथ मांगा है। लड़का भी ऐसा वैसा नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी है, ऊंची तनख्वाह पाता है, ठाठ से रहता है, हमारी बेटी राज करेगी। लेकिन उसकी पढ़ाई, ओहो, पढ़ाई का क्या है, उसके पति की मर्जी हुई तो बाद में भी प्राइवेट पढ़ सकती है। जरा सोचो, हमारी हैसियत एक आईएएस दामाद पाने की थी क्या? घराना भी अमीर है, यूँ समझो कि प्रकृति ने छप्पर फाड़कर धन बरसा दिया हम पर। लेकिन अगर उसके माता पिता ने दहेज के लिए मुंह फाड़ा तो कह देंगे कि हम आपके द्वारे लड़का मांगने नहीं गए थे। वही हमारी बेटी पर लार टपकाए हुए हैं। जब वीना को पता चला कि उसके ब्याह की बात चल रही है तो वो बहुत रोई धोई। मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है माँ? अभी तो मैं और पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, कुछ दिन बेफिक्री से रहना चाहती हूँ, फिर थोड़े दिन नौकरी भी करना चाहती हूँ। पर उसकी किसी ने नहीं सुनी, उसका कॉलेज छुड़ा दिया गया। शादी की जोर शोर से तैयारियां होने लगी। वर के माता पिता ने एक अड़ंगा लगाया, हमारे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं, लाखों का दहेज मिल रहा है। माना कि हमारा बेटा आपकी बेटी से ब्याह करने पर तुला हुआ है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि आप हमें सस्ते में टरका दें। नकद न सही, उसकी हैसियत के अनुसार एक कार, फर्नीचर, फ्रिज, एसी वगैरह देना ही होगा। सुधाकर सिर थाम कर बैठ गए। मैं अपने आप को बेच दूं तो भी इतना सब कुछ जुटा नहीं सकता, वे हताश स्वर में बोले। मैं कहती थी न कि वरपक्ष वाले दहेज के लिए मुंह फाड़ेंगे। आखिर बात दहेज के मुद्दे पर आकर अटक गई ना, अहल्या ने उलाहना दिया। आंटी जी, आप लोग फिक्र न करें, उनके भावी दामाद उदय ने उन्हें दिलासा दिया, मैं सब संभाल लूंगा, मैं अपने माँ बाप को समझा लूंगा। आखिर मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ, वे मेरी बात टाल नहीं सकेंगे। पर उसके माता पिता भी अड़ कर बैठे थे, दोनों में तनातनी थी। आखिर उदय के माँ बाप की ही चली। वे शादी के मंडप से उदय को जबरन उठाकर ले गए और सुधाकर व अहल्या कुछ न कर सके। देखते ही देखते शादी का माहौल मातम में बदल गया। घरती व बराती चुपचाप खिसक लिए। अहल्या और वीना ने रो रो कर घर में कोहराम मचा दिया। अब इस तरह मातम मनाने से क्या हासिल होगा? सुधाकर ने लताड़ा, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, हमारी लायक बेटी के लिए बहुतेरे वर जुट जाएंगे। वीना मन ही मन आहत हुई, पर उसने इस अप्रिय घटना को भूलकर पढ़ाई में अपना मन लगाया। वह पढ़ने में तेज थी, उसने परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। इधर उसके माँ बाप भी निठल्ले नहीं बैठे थे, वे जी जान से एक अच्छे वर की तलाश कर रहे थे। तभी वीना ने एक दिन अपनी माँ को बताया कि वो अपने एक सहपाठी से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। जब अहल्या ने यह बात पति को बताई तो उन्होंने नाकभान सिकोड़ कर कहा, बहुत खूब। ये लड़की कॉलेज पढ़ने जाती थी या कुछ और ही गुल खिला रही थी? कौन लड़का है, किस जाति का है, कैसा खानदान है, कुछ पता तो चले। और जब उन्हें पता चला कि प्रवीण दलित है तो उनकी भरीकुटी तन गई। ये लड़की जो भी काम करेगी वो अनोखा होगा। अपनी बिरादरी में योग्य लड़कों की कमी है क्या? भाई, हमसे तो जानबूझकर मक्खी निली नहीं जाएगी। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? हमें किसी तरह से इस लड़के से पीछा छुड़ाना होगा। तुम वीना को समझाओ। मैं उसे समझाकर हार चुकी हूँ, पर वह जिद पकड़े हुए है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। पागल है वह, नादान है, हमें कोई तरकीब भिड़ानी होगी। सुधाकर ने एक तरीका खोज निकाला। वे वीना को एक ज्योतिषी के पास ले गए। सुधाकर पहले ही ज्योतिषी से मिल चुके थे और उसकी मुट्ठी गर्म कर दी थी। महाराज, कन्या एक गलत सोहबत में पड़ गई है और उससे शादी करने का हठ कर रही है। कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन उस लड़के की ओर से फिर जाए। आप चिंता न करें यजमान, ज्योतिषाचार्य ने कहा। ज्योतिषी ने वीना की जन्मपत्री देखकर बताया कि उसका विदेश जाना अवश्यंभावी है। तुम्हारी कुंडली अति उत्तम है, तुम पढ़ लिख कर अच्छा नाम कमाओगी।
रही तुम्हारी शादी की बात, सो कुंडली के अनुसार तुम मांगलिक हो और ये तुम्हारे भावी पति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तुम्हारी शादी एक मांगलिक लड़के से ही होनी चाहिए, वरना जोड़ी फलेगी फूलेगी नहीं। एक बात और, तुम्हारे ग्रह बताते हैं कि तुम्हारी एक शादी अनवक्त पर टूट गई थी। जी हाँ, भविष्य में इस तरह की बाधा को टालने के लिए एक अनुष्ठान कराना होगा, ग्रह शांति करानी होगी, तभी कुछ बात बनेगी। ज्योतिषी ने अपनी गोलमोल बातों से वीना के मन में ऐसी दुविधा पैदा कर दी कि वह भारी असमंजस में पड़ गई। वो अपनी शादी के बारे में कोई निर्णय न ले सकी। शीघ्र ही उसे अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से वजीफे के साथ वहां दाखिला मिल गया। उसे अमेरिका के लिए रवाना करके उसके माता पिता ने सुकून की सांस ली। अब सब ठीक हो जाएगा, सुधाकर ने कहा। लड़की का पढ़ाई में मन लगेगा और उसकी प्रवीण से भी दूरी बन जाएगी। बाद की बाद में देखी जाएगी। इत्तफाक से वीना के दोनों भाई भी अपने अपने परिवार समेत अमेरिका जा बसे थे और वहीं के होकर रह गए थे। उनका अपने माता पिता के साथ नामात्र का संपर्क रह गया था। शुरू में वे हर हफ्ते फोन करके माँ बाप की खोज खबर लेते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका फोन आना कम होता गया। वे दोनों अपने कामकाज और घर संसार में इतने व्यस्त हो गए कि महीनों बीत जाते, उनका फोन न आता। माँ बाप ने उनसे जो आस लगाई थी वो धूल धूसरित होती जा रही थी। समय बीतता रहा। वीना ने पढ़ाई पूरी कर अमेरिका में ही नौकरी कर ली थी। पूरे 8 वर्षों बाद वो भारत लौट कर आई। उसमें भारी परिवर्तन हो गया था। उसका बदन भर गया था, आँखों पर चश्मा लग गया था, बालों में 2-4 रुपहले तार झांकने लगे थे। उसे देखकर सुधाकर व अहल्या धक से रह गए, पर कुछ बोल न सके। अब तुम्हारा क्या करने का इरादा है बेटी? उन्होंने पूछा। मेरा नौकरी करके जी भर गया है, मैं अब शादी करना चाहती हूँ। यदि मेरे लायक कोई लड़का है तो आप लोग बात चलाइए, उसने कहा। अहल्या और सुधाकर फिर से वर खोजने के काम में लग गए, पर अब स्थिति बदल चुकी थी। वीना अब उतनी आकर्षक नहीं थी। समय ने उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी। उसने समय से पहले ही प्रौढ़ता का जामा ओढ़ लिया था। वो अब नटखट चुलबुली नहीं, धीर गंभीर हो गई थी। उसके माता पिता जहाँ भी बात चलाते, उन्हें मायूसी ही हासिल होती थी। तभी एक दिन एक मित्र ने उन्हें भास्कर के बारे में बताया है, तो वो विधुर। उसकी पहली पत्नी की अचानक असमय मृत्यु हो गई। भास्कर नाम है उसका। वो इंजीनियर है, अच्छा कमाता है, खाते पीते घर का है। माँ बाप ने वीना पर दबाव डालकर उसे शादी के लिए मना लिया। नवविवाहिता वीना की सुप्त भावनाएं जाग उठी। उसके दिल में हिलोरें उठने लगी। वो दिवा स्वप्नों में खो गई। वो अपने हिस्से की खुशियां बटोरने के लिए लालायित हो गई, लेकिन भास्कर से उसका जरा भी तालमेल नहीं बैठा। उनमें शुरू से ही पटती नहीं थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। भास्कर बहुत ही मितभाषी, लेकिन हमेशा गुमसुम रहता, अपने में सीमित रहता। वीना ने बहुत कोशिश की कि उनमें नजदीकियां बढ़े, पर यह एक तरफा प्रयास था। भास्कर का हृदय मानो एक दुर्भेद्य किला था। वो उसके मन की थाह न पा सकी थी। उसे समझ पाना मुश्किल था। पति और पत्नी में जो अंतरंगता व आत्मीयता होनी चाहिए, वो उन दोनों में नहीं थी। दोनों में दैहिक संबंध भी नामात्र का था। दोनों एक ही घर में रहते, पर अजनबियों की तरह। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते, अपनी अपनी राह चलते। दिनों दिन वीना और उसके बीच खाई बढ़ती गई। कभी भी वीना भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो उठती। इस शुष्क स्वभाव वाले मनुष्य के साथ सारी जिंदगी कैसे कटेगी? इस उबरे जीवन से वह कैसे नजात पाएगी? ये सोच निरंतर उसके मन को मथते रहती। एक दिन वह अपने माता पिता के पास जा पहुंची। माँ, पिताजी, मुझे इस आदमी से छुटकारा चाहिए, उसने दो टूक कहा। अहल्या और सुधाकर स्तंभित रह गए। यह क्या कह रही है तू? अचानक ये कैसा फैसला ले लिया तूने? आखिर भास्कर में क्या बुराई है? अच्छे चाल चलन का है, अच्छा कमाता धमाता है, तुझसे अच्छी तरह पेश आता है। कोई दहेज वहेज का लफड़ा तो नहीं है ना? नहीं, 100 बात की एक बात है, मेरी उनसे नहीं पटती। हमारे विचार नहीं मिलते। मैं अब एक दिन भी उनके साथ नहीं बिताना चाहती।
हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। पागल न बन बेटी। जरा सी बातों के लिए क्या शादी के बंधन को तोड़ना उचित है? बेटी, शादी में समझौता करना पड़ता है, तालमेल बिठाना पड़ता है, अपने अहम को त्यागना पड़ता है। वो सब मैं जानती हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करके देख लिया पर हमेशा नाकाम रही। बस मैंने फैसला कर लिया है। आप लोगों को बताना जरूरी समझा, सो बता दिया। जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले वीना। मैं तो सोचती हूँ कि एक बच्चा हो जाएगा तो तेरी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, माँ अहल्या ने कहा। वीना विद्रूपता से हंसी। जहाँ परस्पर चाहत और आकर्षण न हो, जहाँ मन न मिले, वहाँ एक बच्चा कैसे पति पत्नी के बीच की कड़ी बन सकता है? वो कैसे उन दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकता है? अहल्या और सुधाकर गहरी सोच में पड़ गए। इस लड़की ने तो एक भारी समस्या खड़ी कर दी। अहल्या बोली, जरा सोचो, इतनी कोशिश से तो लड़की को पार लगाया। अब ये पति को छोड़ छाड़ कर वापस घर आ बैठी तो हम इसे सारा जीवन कैसे संभाल पाएंगे? हमारी भी तो उम्र हो रही है। इस लड़की ने तो बैठा बिठाए एक मुसीबत खड़ी कर दी। उसे किसी तरह समझा बुझाकर ऐसा पागलपन करने से रोको। हमारे परिवार में कभी किसी का तलाक नहीं हुआ। ये हमारे लिए डूब मरने की बात होगी। शादी ब्याह कोई हंसी खेल है क्या? और फिर इसे ये भी तो सोचना चाहिए कि इस उम्र में एक तलाकशुदा लड़की की दोबारा शादी कैसे हो पाएगी? लड़के क्या सड़कों पर पड़े मिलते हैं? और इसमें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो इसे कोई मान कर ले जाएगा? सुधाकर बोले। देखो, मैं कोशिश करके देखती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वीना मानेगी। वह बड़ी जिद्दी होती जा रही है, अहल्या ने कहा। तभी तो भुगत रही है। हमारा बस चलता तो इसकी शादी कभी की हो गई होती। हमारे बेटों ने हमारी पसंद की लड़कियों से शादी की और अपने अपने घर में खुश हैं, पर इस लड़की के ढंग ही निराले हैं। पहले प्रेम विवाह का खुमार सिर पर सवार हुआ, फिर विदेश जाकर पढ़ने का शौक चर्राया। खैर छोड़ो, जो होना है सो होकर रहेगा। बूढ़े दंपति ने बेटी को समझा बुझाकर वापस उसके घर भेज दिया। एक दिन अचानक हृदय गति रुक जाने से सुधाकर की मौत हो गई। दोनों बेटे विदेश से आए और औपचारिक दुख प्रकट कर वापस चले गए। वे मां को साथ ले जाना चाहते थे पर अहल्या इसके लिए तैयार नहीं हुई। अहल्या किसी तरह अकेली अपने दिन काट रही थी कि सहसा बेटी के हादसे के बारे में सुनकर उसके हाथों के तोते उड़ गए। वो अपना सिर धुनने लगी। इस लड़की को ये क्या सूझी? अरे, शादी से खुश नहीं थी तो पति को तलाक दे देती और अकेले चैन से रहती। भला अपनी जान देने की क्या जरूरत थी? अब देखो, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। अपनी माँ को इस बुढ़ापे में ऐसा गम दे दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।